ये किसकी है कॉपी यहाँ पे? देखिए शुरू करते हैं आगे। स्टैटिक्स का जो आगे का पोर्शन है वो अपन लेते हैं। आप लोगों ने सीट वगैरह सॉल्व की? ठीक है, ऑन है नहीं हो रहा रिकॉर्ड? ठीक है, तो सीट सॉल्व किया आपने? माध्यिका वाली वो सारी हो गई? चलो कोई नहीं, एक इक्का दुक्का होगा वो बता देंगे। एक बहुलक वाली थी वो किस और? बहुलक की, माध्य वाली कर ली। अब मानक विचलन और प्रसरण की वो रह गई है ना, वो बता देते हैं। एक मैंने वो कल क्वेश्चन सोल्व किया, आप जो लोग पूछ रहे थे ना बीच बीच में, मैंने कहा वो कल थोड़ा सा नाइट में फ्री थे, नेट नहीं चल रहा था, बैठे बैठे किए। देखो एक क्वेश्चन आपने भेजा था, वो एक भेजा था मोनिका ने, ठीक है ओके। सबसे पहले आपका क्वेश्चन निकालते हैं। देखो एक सेकेंड, वो क्या नाम से है? संगीता। देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ था, उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, 5 मिनट की बात है, ठीक है। इनका क्वेश्चन ये था कि 0.DCAB का बार, मतलब ये 0.DCAB DCAB ऐसे चल रहा था और आगे दे रखा था 31 × 111 और नीचे पूछा हुआ है कि AD + BC और A + C का वैल्यू क्या होगा। ये था आपका प्रश्न, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, 0.DCAB आगे डॉट 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 है ऐसे, तो इसका मतलब है 0.DCAB के ऊपर बार और 31/111, ठीक है ना। अब देखो जब ये DCAB होगा तो नीचे क्या आ जाएगा 9 9 9 9, ठीक है। और इधर आ गया 31 × 111, इससे ये कितनी बार कट? 9 बार। तो DCAB हो जाएगा 31 × 9, तो DCAB बराबर हो जाएगा 9 9 × 27, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसने जब ये क्वेश्चन पूछा तो इसने आगे कोष्टक में एक लाइन लिखी कि जिनमें से सभी शून्य नहीं है, कि A B C और D अलग अलग अंक हैं जिनमें से सभी शून्य नहीं है, मतलब एक आध हो सकता है लेकिन सारे शून्य नहीं है ऐसे, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 2 7 9, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे है जैसे ऐसे, समझ में आई बात? तो D इसमें क्या है आपका 0 है, C क्या है 2 है, A क्या है 7 है और B क्या है 9 है। अब इसमें रखो A × D, यहाँ पर वैल्यू रखनी है इन सब की, तो A का वैल्यू कितना है 7 × 0 प्लस B 9 × 2 बटा A + C, मतलब 2 + 7, तो ये तो हो गया 0, 9 2 18/9 और बराबर में क्या है 2, और इसमें ऑप्शन 1 राइट। पीछे लेके देखते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, जैसे 0 आगे लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, DCAB की वैल्यू 279 की 279 रही, लेकिन पीछे लगाते DCAB की वैल्यू हो जाती 2790, इसलिए ये ऐसा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका था, ठीक है, ये सोनू मोनू में से इनका, हाँ अब अच्छा एक आपका क्या नाम है? मोनो, देखिए आपका क्या क्वेश्चन था? आपका क्वेश्चन ऐसे था, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, इनका क्वेश्चन ऐसे था कि Q² + 3Q एंड Q² + 5Q एंड +6 और Q² + 4Q + 3, Q² + 4Q + 3, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है इन तीनों का। इनका आप एलसीएम निकाल कर बताइए कि इनका एलसीएम क्या होगा, और 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं साथ ही साथ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक Q + 3 एंड Q + 2 एंड Q + 3, और एक है Q - 3 एंड एक है Q + 3 एंड Q + 2 एंड Q + 1, ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब देखो एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है, जैसे कि 2 3 6, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 6। तो ये 6 एलसीएम कौन सा होता है कि
एक संख्या को उठाओ, इसका इसमें भाग दो, पूरा पूरा जा रहा है, इसको उठाया इसमें भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, इसको उठाया इसमें दिया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये इस चीज को क्या बोलते हैं? एलसीएम बोलते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो इसको सोल्व किया, इसमें से q कॉमन लो तो क्या हो गया? q प्लस 3, एक संख्या बन गई q प्लस 3। अब इसका करो टुकड़े, इसके टुकड़े करने 3 और 2 होंगे टुकड़े, ठीक है ना। आते हैं ना, जिन लोगों की पहले पढ़ा हुआ है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको टुकड़े पता चल जाएंगे। q प्लस 3, q प्लस 2, और एक इसमें बनेगा q प्लस 1 एंड q प्लस 3। ये 3 संख्याएं बन गई। तो कुल मिलाकर इन चारों में से ये क्या है? एलसीएम दे रखे हैं, आपको चूज करना है कि इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कौन सा है। जैसे इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ये था, ठीक है। तो इसमें एलसीएम कौन सा होगा? इनमें से एलसीएम वो होगा जिसमें इसको उठाकर भाग दिया तो भी गया, इसको उठाकर दिया तो भी गया, और इसको उठाकर दिया तो भी गया, वही इसका एलसीएम होगा। तो देखो q प्लस 3 है, इसको उठाकर इस ऑप्शन ए में भाग दिया तो गया, क्योंकि q से q प्लस 3 बराबर कट हो गया, और ये परफेक्ट बच गया, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। q प्लस 3 q प्लस 2 को उठाकर a में भाग दिया तो ये और ये कट गया, पूरा पूरा भाग चला गया। और q प्लस 1 और q प्लस 3 को उठाकर भाग दिया तो भी ये दोनों कट हो गए, ये पूरा पूरा चला गया। तो ये a इसका क्या हो गया? एलसीएम। चलो यस, ठीक है मानो, हाँ। चलो अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखिए आप लोगों की कोई मतलब जैसे डाउट वगैरह हो तो पहले तो आप लोग अपने स्तर पर कर लिया करो, ठीक है ना, आपस में मिल बांट कर लिया करो, तो लगभग हो जाएंगे सारे। और फिर भी नहीं होना तो फिर आप पिक क्लिक करके भेज दिया करो। हो सकता है भाई कई बार लेट हो जाए, अब देखो इनके कितना 5-7 दिन हो गए इनको भेजे, तो जब कभी टाइम मिलेगा ना तब कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आज अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको मानक विचलनकार, उनका बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, ठीक है, कि मानक विचलन क्या होता है। और उसके बाद में अपन और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो आपके होता है ना उसको प्रसरण, जिसको विचरण बोलते हैं, ठीक है ना, और एक होता है प्रसरण गुणांक। ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी सीट में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन, ये लगा लो हेडिंग, मानक विचलन, ये टॉपिक है अपना। इसको बोलते हैं SD से शो करते हैं इसको, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मानक विचलन है, मानक विचलन निकालते कैसे हैं सबसे पहले बता देता हूँ। जैसे फॉर्मूला तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला से आपको ज़्यादा कुछ पता पड़े तो भी ठीक है, नहीं पड़े तो भी ठीक है। समेशन ऑफ d स्क्वायर अपॉन कैपिटल N, ऐसे लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखो करना क्या होता है, मैं पहले बता देता हूँ। पहले जैसे कुछ भी लिखा हुआ है कोई संख्या है, जैसे 10, 11, 9, 10, 11 और 9, 9, और इनका पूछ ले जैसे कितने नंबर हो गए, 4 और 3 7, और 1 नंबर और डालो का आपके मानक विचलन ज्ञात कीजिए, का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। एक रफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये बड़ी हो गई क्या संख्या? कितनी संख्याएं कितनी हुई है? 8, और इनका योग कितना हो रहा है? 9 × 27, 27 और 33 कितने होते हैं? 60 और 20 80, ठीक है। अब आपने को मतलब पहले करना क्या है, पहले ये जो d होता है वो मैं बता देता हूँ कि ये d क्या होता है, ठीक है ना। d होता है, जैसे x का मतलब क्या है, x का मतलब है कोई भी ये एक आंकड़ा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर होता है वो आपका क्या कहलाता है? d, ये आपका d कहलाता है। x माइनस एक्स बार क्या होता है? d होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट बता देता हूँ सीधा सीधा। ये तो होता है d पूछ ले क्या होता है, तो ये होता है। और अब आप ऐसे निकालोगे कैसे वो बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करना, ये d का ये साइड में लिख देते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अपन नीचे सीधा काम ही करेंगे, जहाँ आपकी d बराबर हो गया x माइनस एक्स बार। अब आप क्या करना, सबसे पहले निकालना x बार बोला जाता है माध्य को। माध्य को क्या बोला जाता है? x बार।
तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x बार निकालना है। तो x बार निकालो। x बार ये होता है माध्य। माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करो, 10 11 9 10 11 9 9 11, तो एक टोटल कितना हो गया 80 टोटल। हाँ ठीक है, हाँ अभी बैठ जाओ आप, बाद में आराम से नाम लिख देंगे। हाँ आ जाओ, वहाँ पीछे क्यों बैठा था, आगे बैठा दो इनको, आप थोड़ा पीछे हो जाओ, है ना। हाँ आप पीछे हो जाओ, आगे बैठा दो, आ जाओ आ जाओ। चलो ठीक है। अब देखिए x बार प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना है 80 है, ठीक है, और आंकड़ों की संख्या कितनी है 8, तो कितना हो गया 10, ये हो गया x। आप सबसे पहले ये काम कर लेना, उसके बाद में क्या करना, प्रत्येक जो आंकड़ा है उसमें से ये घटाना। x माइनस एक्स बार का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है आंकड़ा, आंकड़े में से क्या घटाओगे, माध्य घटाओगे। तो आप x माइनस एक्स बार करो, देखो मैं x माइनस एक्स बार करके यहाँ रख रहा हूँ, 10 माइनस 10 कॉमा 11 माइनस 9 माइनस 10 और 10 माइनस 10 और आगे देखो 10 और 9 माइनस 10 एंड 11 माइनस 10, यहाँ तक आ रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन सब का ही ऊपर क्या लगाना है, स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना। इन सब के ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 10 माइनस 10 0, और ये कितना हो गया आपका 1, ये भी 1, ये भी, ये हो गया 0 आपका, और 1 2 3 4 4 तक हो गया 0, ये कितना हो गया 1, इसके आगे ये कितना है 1 1 एंड 1, ये बचा है। 2 10 थे तो 2 0 हो गए, बाकी सारा का सारा बच गया। समझ में आई बात। अभी मैं आपको बताऊंगा, टेबल बना के भी बता दूंगा कि भी टेबल बना के कैसे करते हैं, ठीक है। ऊपर स्क्वायर लगाओ, ठीक है, स्क्वायर करना है क्योंकि जैसे अपने को डी स्क्वायर चाहिए ना, डी थोड़ी चाहिए, ठीक है ना। तो पहले अपन ने जैसे 10 माइनस ये किया तो ये सब डी थे, अब ये क्या हो गया डी स्क्वायर हो गया। अब समीशन ऑफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जितने भी डी स्क्वायर है उन सब का योग। तो ये योग कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इनका क्या है योग है। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो गया 6, और n होता है प्रेक्षणों की संख्या कि भाई ये आंकड़े कितने दे रखे 8, तो ये 8 हो गया। तो ये कितनी बार गया 2 बार, सॉरी 3 बार, और ये 4 बार, तो ये हो गया √3/4, ये इसका क्या आ गया मानक विचलन। समझ में आई बात। अब अपन इसको क्या करते हैं, एक टेबल के माध्यम से साफ सुथरा करके बताते हैं आपको एकदम, ठीक है ना। तो ये तो है शॉर्टकट भाई, फटाफट आपके पास पेपर में इतनी जगह नहीं हो कि भाई कहीं पर टेबल वगैरह कहाँ बनाएं क्या करें, तब आपको ऐसे करना है। तो एक बार ऐसे लिख लो, और फिर मैं आपको स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे टेबल बना के ऐसे बताता हूँ कैसे। लिखो जल्दी लिखो। हाँ वापस बता देंगे, एक बार लिख लो, अभी बता देंगे। हाँ इसी ट्रिक में, हाँ वापस कर देंगे, आप एक बार नोट कर लो तुरंत कर देंगे, है ना, आपके जस्ट नोट करते। लो पानी लेके ना, पानी लाए, कोई नहीं लेके पानी, अरे इतनी सी बोतल है। लिखो देखो भाई, सुबह सुबह 3 सब्सक्राइबर आ गए अपने। हाँ क्या भाई कहाँ से है? हाँ नया दरवाजा, अच्छा वो इधर है, वो वहाँ से। चलो अच्छी बात है। क्या साइंस बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स से? आर्ट्स से, तीनों ही साइंस है। साइंस में बायो मैथ्स, बायो से हो। अच्छा कॉलेज अभी अभी हुई है या पहले से? सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए अभी। कौन से कॉलेज से हो? हाँ माडी भाई, अच्छा हाँ माडी भाई गर्ल्स कॉलेज। एंड आप? हाँ एमए फाइनल, कौन से सब्जेक्ट में? हिंदी लिटरेचर में। आप कौन से कॉलेज से? मिर्दा, हाँ कांकरिया के पास में हो। अच्छा आपके? बीए फाइनल। आप कौन से कॉलेज से हो?
संदेश। चलो बढ़िया। देखिए ये लिखिए, आप टॉपिक के बीच में आए हो तो हो सकता है इसमें आपको मतलब कम समझ में आएगा, कम और इसके बाद मैथ्स का चलेगा। मैथ्स में भी काफ़ी कुछ करवा दिया, मतलब परसेंटेज का करवा दिया, मतलब नया टॉपिक शुरू होगा ना तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको मतलब कोऑपरेट करना होगा पहले। और यदि आप चाहते हो कि आप हमारे बराबर आओ जल्दी से जल्दी सीख कर, तो यूट्यूब पर वीडियो डाले हुए तो वो आपको देखने होंगे। भाई सीधी सीधी बता रहा हूँ, है क्या नहीं? ये यहाँ पर जितना रिकॉर्ड किया वो वहाँ पर डाला हुआ है, तो वहाँ से आप क्लास नंबर 1 से लेना शुरू कीजिए और आप मतलब करते करते यहाँ तक आ जाइए तो आपको बराबर समझ में आ जाएगी। हाँ सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे, ठीक है। लो ठीक है। और रोज़ की रोज़ क्लास है वो मतलब यहाँ रिकॉर्ड होके वहाँ पर भी डाली जाती है, ताकि आप कभी भी छुट्टी वगैरह रखो या किसी काम से लेट सेट हो जाओ तो आप मतलब वापस नोट्स बना सकते हो इसके, ठीक है। और रीजनिंग भी चलती है, रीजनिंग को अभी स्टेटिक्स के चक्कर में रोका हुआ है, और जितनी रीजनिंग पहले पढ़ाई वो सारी ऐप पर डाली हुई है, तो वहाँ ऐप डाउनलोड करके वहाँ से जितनी है वो देख लेना। तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो। और शुरू थोड़ा बहुत और बता देते हैं, जैसे शुरू में आपको 2-3 दिन हो सकता है थोड़ा अटपटा लगे ऐसे, क्योंकि मतलब बीच में आए हो टॉपिक इतना पढ़ा दिया, ये हमारी लगभग होगी 6ठी-7वीं क्लास के आसपास, ठीक है। और फिर आपको बीच में समझ में नहीं आया और आप बीच में गिव अप कर दो, मतलब छोड़ के चले जाओ, तो उसका मतलब कुछ होना ही नहीं है। मतलब आप छोड़ के भाई जाके कितनी दूर भागोगे, है क्या नहीं? तो आपको मतलब कंटिन्यू बने रहना है, आपको धीरे धीरे फ्लो में समझ में आ जाएगा। सभी के साथ ऐसे ही होता है, सभी आए वो पहली बार ही आए आपकी तरह, तो आप डटे रहना 7-8 दिन तो मिनिमम। और इसके अलावा आप अभी क्लास ले लीजिए, बाद में आपका नाम लिख के आपको एक फॉर्म दे देंगे। चलिए यस, हाँ हाँ ये लिख दिया। अब इसको वापस इसी फॉर्मेट में एक बार तो इसी फॉर्मेट में बता देते हैं। देखो एक बार इसी फॉर्मेट में देख लो वापस कि ये मानक विचलन निकालते किससे। देखो मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, बोलते हैं S.D। सबसे पहले आपको क्या करना मैं बता देता हूँ। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सूत्र, समीशन ऑफ डी स्क्वायर होता है, मतलब जितने भी डी स्क्वायर है उन सब का योग। और डी क्या होता है? डी होता है x माइनस एक्स बार। x क्या होता है? x होता है प्रत्येक आंकड़ा, ये एक x है, ये एक x है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्रत्येक एक x है। और x बार क्या होता है? x बार होता है इनका मीन, इनका जो माध्य होता है वो। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? माध्य चाहिए। तो माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की, तो प्रेक्षण ये जितने भी प्रेक्षण है इनका योग, तो इनको सबको जोड़ना, ये होंगे 80 और बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो ये कितने हैं? 4 और 4 8। तो आपका माध्य कितना आ गया? 10। अब आपको क्या निकालना है? डी निकालना है। तो डी क्या होता है आपका? x माइनस एक्स बार। डी बराबर होता है आपका x माइनस एक्स। तो ये x है, इसमें से x बार घटा दो, ये x है 10, इसमें से x बार अर्थात 10 घटा दो, क्या आया? 0, 0 आ गया। ये x है, इसमें से x बार घटाओ, कितना आया? 1। और ये x है, x बार घटाओ -1, ये कितना? 0, ये कितना? 1 -1, आगे भी -1 और आगे क्या आ गया? 1 आ गया। लेकिन ये d है, अपने को क्या चाहिए? d स्क्वायर। ये अभी अपने निकाला वो d है, लेकिन अपने को क्या चाहिए? इस d का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर क्या? 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का 1, 0 का 0, 1 1 1 और 1 निकाल दिया। ये क्या आ गया? डी स्क्वायर। तो अब समीशन ऑफ डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कि इन सभी डी स्क्वायर का योग। तो इन सभी डी स्क्वायर का योग करो, ये योग करोगे कितना होगा? 1 और 1 2, 1 3, 1 4, 1 5 और 1 6। मतलब समीशन ऑफ डी स्क्वायर जो है वो आपका कितना हो गया? 1 सेकेंड यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। समीशन ऑफ डी स्क्वायर 6 और n होता है यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या, कि अपने पास आंकड़े कितने थे? आंकड़े थे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गया 8। और ये आपका क्या आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि मानक विचलन। ऐसे निकालते हैं मानक विचलन। समझ में आई बात? अब अपन इसके आगे देखेंगे और कुछ। इसका टेबल बनाऊं क्या एक बार? हाँ दूसरा करवाएं, चलो एक एक और कर दो, बेटा दूसरा ले लो भाई। चलिए अब जैसे मान लो अपन दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अपने पास कोई प्रश्न आया ऐसे, कोई भी डाटा दे रखा है, जैसे कि डाटा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर है 2 3
7 5 एंड 4 एंड 2 3 7 3 10 तो 12 4 कितना हो गया 4 16 5 21 21 ये 7 ये हो गया 28 28 हो गया 28 एंड 28 यहाँ पे 4 डाल दो हो गया 32 हो गए। लेकिन ये कितने हुए पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ठीक रहेगा ऐसा डाटा, क्योंकि इससे क्या होता है मतलब आपके काटा पीटी नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो आपको सबसे पहले क्या करना है x किसको बोलते हैं मैं सारणी बना के बताता हूँ। x होता है जो आपके पास डाटा दे रखा होता है, वो आपका क्या होता है x होता है। तो यहाँ पर लिखो x, तो x कितना है 2 3 7 5 4 7 4 एंड 8 ये आपके पास आ गए x। आपको जो सीट बांटी हुई है ना उसमें ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देख लें। अब आपको क्या निकालना है d, तो d क्या होता है आपका x माइनस एक्स बार। तो x बार निकालो पहले। x बार क्या होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कितना है 2 3 5 5 7 12 5 17 4 21 7 28 4 32 एंड 8 40। और आंकड़ों की संख्या कितनी है तो देख लो 4 और यहाँ 4 8। तो ये अपना जो माध्य है वो कितना आ गया 5 आ गया। तो मतलब अपने पास ये x बार है ये कितना आ गया 5। तो एक बार मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, देखो थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ d बराबर x माइनस एक्स बार होना चाहिए, और जो x बार है वो अपने को कितना मिल गया है। अब x को यहाँ फिट करते जाओ, जैसे यहाँ पर डाला 2 तो कितना आया 2 माइनस 5 माइनस का 3, और बोलो आगे जैसे 3 डाला यहाँ पर 3 माइनस 5 माइनस का 2, फिर यहाँ पर जैसे 7 डाला तो 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 माइनस 1, 7 माइनस 5 2, ये माइनस 1 और ये 3। अब ये चूंकि अपने को क्या चाहिए डी स्क्वायर, तो यहाँ पर ऐसे एक और ऐसे टेबल बनाओ और यहाँ पर लिख दो, क्या लिखोगे डी स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब इन सब का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का माइनस 1 का 1, 2 का 4। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 1 और इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ डी स्क्वायर। यहाँ पर नीचे होता है समीशन ऑफ डी स्क्वायर, मतलब जितने भी डी स्क्वायर है इन सब का योग। तो कितना है 9 और 4 13 और 4 17, 1 18, 4 22 एंड 23 और 9 32, ये आ गया 32। आगे अब चूंकि अपने को क्या निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, तो वो क्या होता है समीशन ऑफ डी स्क्वायर और बट्टे में आंकड़ों की संख्या। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर समीशन ऑफ डी स्क्वायर कितना है 32 और आंकड़ों की संख्या n कितनी है 8। तो 8 चौके और √4 का मतलब क्या होता है 2। ये आपका क्या गया। ठीक है, अब कर लोगे, लिखो। जल्दी लिखना है ना, थोड़ा स्पीड से।
आज काफी लोग छुट्टी पर है ना। वो CUET कब है? हो गए? कब हुआ? 31 को गए? UG PG दोनों का ही हो गया क्या? आपके तो UG वाले था, आपके तो हो गए ना। PG वालों के कब है? 2-3 जून को था ना। आपको कहाँ है सेंटर? जोधपुर। उसमें कितनी यूनिवर्सिटी है ऐड की हुई? 80? ज़्यादा है। आपके पास लिस्ट है? ये मोहनलाल सुखाड़िया ये है राजस्थान यूनिवर्सिटी सारी। नहीं, देखते हैं कि कौन कौन सी किस किस स्तर तक की डाली हुई। नीचे वाला कौन सा स्तर डाला है, ऊपर वाला कौन सा डाला? दिल्ली यूनिवर्सिटी अंदर JNU है, दिल्ली है, मोहनलाल सुखाड़िया ये है। चलो कोई, देखिए अब अपन इसके आगे मानक विचलन हो गया। अब अपन इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मानक विचलन के बाद में अपन देखेंगे जो प्रसरण है, विचरण है, वो देखें। ठीक है, मिटा दो इसको। अरे निकिता निकिता, जयपुर कौन कौन जा रहे हो? कौन कौन जा रहे हैं जयपुर? एक और कौन जा रहे हो? गाड़ी जाएगी 6 मतलब 4 तारीख को जाएगी ना, 6 बजे जाएगी सुबह। किस लिए जाते हैं? एग्ज़ाम में? अरे 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 ना ना नहीं नहीं नहीं, बाद में ना। ताकि कौन? हाँ बाद में बताएंगे। हाँ देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और अगला है अपना विचरण। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? विचरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं विचरण। अब देखो एक चीज बता दूं, विचरण, प्रसार एंड प्रसरण ये सारे एक ही चीज होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रसरण ये इतनी चीजें हैं ना, वो सारी एक ही है, इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब इसको निकालना बहुत आसान है। जिसको मानक विचलन निकालना आता है उसको प्रसरण निकालना भी आता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको प्रसरण ज्ञात करना है तो आपको क्या करना होगा? पहले निकालना होगा मानक विचलन। पहले क्या निकालोगे आप? मानक विचलन, और उसका क्या कर दोगे आप? इसको, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रसरण। ठीक है, ऐसे लिखो, इसको लिखो, जल्दी लिखो, सभी लोग लिखो। इसको मतलब कि प्रसरण को इंग्लिश में वेरिएंस बोलते हैं, ध्यान रखना है ना। थोड़ा इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख देना वेरिएंस, वेरिएंस ऐसे। अब देखो कई कई जगह क्या होगा आपको? प्रसरण, प्रसरण की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा? वेरिएंस का लिख देंगे V, और मानक विचलन का लिख देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका स्क्वायर, ऐसे भी लिख देते हैं। ये लिखो। अब आप कर लोगे ना, कोई भी डाटा दे रखा होगा उसका आप क्या निकाल लेना, डायरेक्ट आपके मानक विचलन निकालना, और मानक विचलन का स्क्वायर करते ही क्या जाएगा? प्रसरण आ जाएगा। सीट दे रखी है, सीट में ढेर सारे क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे बढ़ी। अब अपन अगला हेडिंग लगाते हैं। अब इसका कोई बताने का जरूरत नहीं है डाटा लेके, क्योंकि मैं अभी डाटा लूंगा तो डाटा लेते ही पहले क्या निकालना पड़ेगा? मानक विचलन निकाल के लास्ट में उसका स्कोर कर दूंगा, बोलूंगा ये प्रसरण है, तो आप कर लोगे। अब काम की चीज़ है वो अब आ रही है, मतलब इससे भी ज़्यादा काम की है वो चीज़, और वो चीज़ है आपका ये विचरण गुणांक। ठीक है ना,
विचरण गुणांक बोलो, प्रसार गुणांक बोलो, चाहे प्रसरण गुणांक बोलो, एक ही चीज है। तो ये क्या है कि अब विचरण गुणांक, विचरण और गुणांक, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये होती है आपकी विचरण गुणांक। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते कैसे? इसमें क्या करते हैं, जो विचलन होता है, मानक विचलन, ठीक है ना, मानक विचलन बट्टा माध्य x बार माध्य और इनटू में क्या होता है 100, ये होता है आपका विचलन गुणांक। ठीक है, इसको COV भी लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है ना, तो ये होता है, यहाँ पे x बार ऐसे कर देता हूँ पूरा x। अब आप निकाल लोगे, अब आपको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालो, माध्य निकालो और इसमें इंटू क्या कर दो 100, लिखो। और हमेशा बता दूं, विचरण गुणांक हमेशा ही परसेंटेज में आएगा। क्यों? क्योंकि इंटू 100 है ना, इंटू 100 का मतलब क्या है, प्रतिशत। जैसे इसको पूरे को सोल्व करने पर आप क्या आया 43, तो आप क्या लिखोगे 43%, बस। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 9, 11 का विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। का क्या ज्ञात कीजिए? विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए, का विचरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अब देखो विचरण गुणांक, आपको पता है विचरण गुणांक निकालना है तो पहले तो निकालो विचलन और निकालो माध्य और गुणा क्या करो, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई, मानक विचलन निकालना पड़ेगा। ये आपको चीज सीधी सीधी पता लग गई। तो आपने क्या किया, आपने एक सारणी बनाई बढ़िया सी, ठीक है, किसके लिए, मानक विचलन निकालने के लिए। ठीक है, आप इसका निकालो, मानक विचलन निकालो, आप लोग ही निकाल सकते हो ना, तो निकाल सकते हो, निकालो फटाफट निकालो, बार बार मैं क्या निकाल के दूं। एक मिनट, नोट्स दिखाना आपके जो लिखे भाई। विचरण, विचरण एंड विचलन, ठीक है। विचलन को डेविएशन बोलते हैं और मतलब विचरण होता है उसको वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ सबसे पहले क्या निकालोगे, निकाल दो, सभी के आ रहे हैं दमादम आंसर। निकाल लिया? अच्छा, यहाँ पे देखो x निकालो, x कितना है 10, 10, 9, 10, 11, 10, 9, 11। इसका माध्य कितना आ रहा है, माध्य देखो कितना हो रहा है 10, 10, 20, 10, 30, 40, 50, 50 ये हो गए, और 50 और 20 70, 70 और 20 90, और ये संख्याएं कितनी है 10, तो माध्य कितना आ गया 9, 9 आ गया। तो x माइनस एक्स बार ये करोगे तो आपके पास d मिल जाएगा, वो कितना आएगा, हर बार 9 घटाओ 1 1 0 1 1 0, सॉरी ये रुको 9 है ना, यहाँ पर तो 9 है ना, 10 9 1 0, अच्छा 10 आ रहा है, अच्छा 90/9 है ना, ठीक है 9 है तो फिर 10 आएगा। तो 0 0 -1 0 0 1 और 0 -1 और 1।
अब इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो 0 0 1 0 0 1 0 और ये 1 और ये 1। तो अब डी स्क्वायर का क्या होना चाहिए, सम, योग होना चाहिए इसका। तो इसका योग कितना है, 1, ये हो गया 4, 4 इसका क्या आ गया, योग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं कि समीशन ऑफ डी स्क्वायर, मतलब सारे के सारे डी स्क्वायर का योग कितना है, 4, और बट्टे में जितने डाटा हैं वो डाटा कितने हैं, 9, तो ये 9 हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया आपका √4/9 है। तो अब देखो आपको पता है रूट है ना वो वितरित हो जाता है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब है पावर हाफ, और जो पावर होती है वो गुणार भाग में क्या होती है, वितरित। तो ये हो गया 4 का कितना हो गया, 2, और ये कितना हो गया, 3, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको निकालना क्या है, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक के लिए बताया हुआ है कि ऊपर तो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2/3, और नीचे x बार, तो x बार कितना है, 10, और इंटू में कितना है, 100। अब देखो 2/3, इस 10 को अपन लिख सकते हैं 10/1 लिख सकते हैं। अब जो चीज भाग में होती है वो गुणा में आती है, क्या होती है, उल्टी। तो गुणा में आएगा तो जाएगा 1/10 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 20/3, और 20/3 कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करो, ये होगा 6 देखो 6 18 2 0 6.6 आगे समथिंग आएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि इसको इंटू 100 कर दिया, इसलिए इसको किस में लिखते हैं, तो इसका विचरण गुणांक है 6.6%, लिखो। अब आपके सीट में जो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको क्या करने हैं, सोल्व करने हैं, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं, देखो पहले तो इनको एक एक सीट दे देते हैं, आप सभी लोग कोऑपरेट करना, ठीक है ना। जैसे मतलब आप ये मत सोचना कि सबसे नए में एक ही, आपके पीछे वगैरह वो बैठे वो कल आए हैं, तो एक बार ये लो, ये 2 3 इनको, और भी जितनी सीट है वो आपकी धीरे धीरे आपको मिल जाएगी। और कोई है जो कल नहीं आया था जिसको सीट चाहिए, राम अवतार आप कहाँ गए थे, अच्छा कमल नाम है ना, हाँ एक राम अवतार वो आए नहीं, और कोई है, चाह भी नहीं है, आप कहाँ गए थे, आनंद ले रहे थे घर पे जीवन का, लो लो ये नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करो जल्दी जल्दी। अब थ्योरी लिखने शुरू करेंगे थोड़ी सी, और देख लो उसमें क्या क्या दे रखा है। हाँ वो बाद में करवा देंगे, वो लास्ट में करवाएंगे, अभी पहले थोड़ा थ्योरी करवाते हैं। थ्योरी लिखाने अभी 1-2 क्लास और लगेगी, अभी चलेगी धीरे धीरे। कितने पेज में आए हैं अभी तक, नोट्स कितने बने, देखो काउंट करो ना, सांख्यिकी 14-15 पेज है ना। चलिए अब अपन कुछ बहुलक के बारे में आज अपन थ्योरी लिखेंगे। ये बहुलक की माध्यिका की इनकी थ्योरी नहीं लिखाएगी ना, तो उनकी थ्योरी लिखवा देते हैं। बेटा दे हेडिंग लगाओ बहुलक।
हाँ लिखो, सीखना अच्छा नहीं है। देखिए बहुलक के बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है ना। तो बहुलक के बारे में कि भाई बहुलक शब्द बना कहाँ से, वहाँ से पूछ सकता है। बहुलक शब्द शुरू में कौन सी भाषा का शब्द था, वहाँ से। तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं, इसका इतिहास वगैरह, क्या पता पूछने वाले का भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ ले, ठीक है। तो देखो बहुलक, बहुलक के बारे में आपको कुछ बातें लिखनी है। तो पहले मैं बोलूँगा पॉइंट, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे। बहुलक शब्द है ना, वो फ्रांसीसी भाषा के, फ्रांसीसी जो भाषा है, फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है। फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है। और उस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है मोडेज का, उसका मतलब जैसे फ्रांस में मतलब मोडेज किसके लिए प्रयुक्त होता था, ऐसे समझ में आई बात। मतलब फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फैशन या रीति रिवाज, ठीक है ना। इसीलिए और इसके बारे में और चीज़ें बताता हूँ। जैसे सबसे पहले अपन ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप शुरू किए, तो अपन ऐसे डायग्राम बनाया, इधर गणितीय माप और इधर क्या थे, स्थिति वाले, ठीक है ना। तो गणितीय में कौन कौन से थे, समांतर माध्य, गुणोत्तर और हरात्मक। और जबकि इस तरफ कौन कौन से थे, माध्यिक और बहुलक। तो ये क्या है, स्थिति माप है, समझ आ गई बात, ओके। और क्या है, इसके लिए, इसके द्वारा यदि बहुलक को दर्शाने के लिए अपन कोई ग्राफ बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बहुभुज वक्र होता है, उसके द्वारा बहुलक को प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुभुज वक्र होता है ना, उसके द्वारा किसको प्रदर्शित कर सकते हैं अपन, ये जो आपका बहुलक होता है, इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। और बहुलक को प्रदर्शित करने के लिए टेली मार्क्स का प्रयोग किया जाता है, जिसको फोर एंड क्रॉस मेथड बोलते हैं। इसके द्वारा भी इसको क्या किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। यह एक ए निश्चित माप है, ये एक कैसा माप है, ए निश्चित माप है, समझ में आई बात। और ये चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है, चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित। ये चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित वाला ये क्या सिस्टम है, ये मैं बता देता हूँ। जैसे आपको मान लो डाटा दे रखा है 2, 3, 5, 6, 7, और मैं बोलूँ इसको कि आप क्या चेंज कर दो, इसका मतलब 7 की जगह यदि मैं 17 कर दूँ तो, और यदि अपन इसका माध्य निकालते हैं तो वो माध्य क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चरम मूल्यों से ये होते हैं चरम मूल्य, इसका कोई भी मूल्य उठा लो, ठीक है ना। वैसे होते सभी मूल्यों से प्रभावित है, लेकिन लैंग्वेज में बोलते हैं कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है, समझ में आई बात। जैसे चरम, इसका सबसे चरम मान, जैसे चरम मानों में ये आते हैं 6, 7 वगैरह, इस 6 की जगह मैंने 8 कर दिया तो समांतर माध्य प्रभावित हो गया ना। तो समांतर माध्य में अपन एक लाइन लिखेंगे कि ये चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जबकि बहुलक है, अब बहुलक में जैसे 2, 3, 3, 3 है, अब आगे 5, 7, 11, आगे लिखे 21। अब 11 की जगह 14 मानो, 13 मानो, की फर्क कौन पड़े, क्योंकि ये बहुलक है, जो कहीं है 3, ठीक है। अब ये चरम मूल्यों से एक तरीके से देखा जाए तो ए प्रभावित टाइप ही है, लेकिन फिर भी इसको लैंग्वेज में लिखते टाइम लिखते हैं कि चरम मूल्यों से क्या होता है, न्यूनतम प्रभावित होता है, ऐसे लिखते हैं भाषा में, ठीक। तो ये बहुलक के बारे में कुछ कुछ चीज़ें थी। बहुलक के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, स्थिति है, स्थिति माध्य या स्थिति माप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे आता था गणितीय, गणितीय माध्य और स्थिति माध्य, ऐसे 2 बनाए थे अपन ने। तो अब इसमें क्या हुआ था, इस तरफ तो अपन ने लिखा था माध्यिका और बहुलक, इस तरफ लिखा था समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, तो उस वजह से आया। तो आप सबसे पहले बहुलक हेडिंग लगाओगे, बहुलक हेडिंग लगा के और उसमें 1 नंबर पॉइंट लिखोगे कि बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है। बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है। बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ इसका, इसको ऐसे माप लिख लिया करो, माप ज़्यादा सही शब्द रहता है यहाँ पर, जैसे माप, स्थिति माप, गणितीय माप। बहुलक शब्द फ्रांसीसी भाषा के मोडेज शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ फैशन या रीति रिवाज, फैशन या रीति रिवाज है। आगे लिखो, यह एक ए निश्चित माप है, यह एक ए निश्चित माप है, यह एक ए निश्चित माप है। लिख लिया नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट लिखो, यह चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है, यह चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है, यह चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित होता है। कमल, ये चरम मूल्यों से
न्यूनतम प्रभावित होता है। यह एक स्थिति माप है, नीचे वाला पॉइंट लगाओ, यह एक स्थिति माप है, ये एक स्थिति माप है, मतलब गणितीय माप और स्थिति माप होता है ना, उसमें ये एक स्थिति माप है। आगे लिखो, बहुलक को प्रदर्शित करने के लिए टेलीमार्क्स कोष्ठक में लिखना मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। मिलान चिन्हों का, फिर ये लिख लेना, ये ऐसे बना लेना, मिलान चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। लिख दिया। आगे नीचे वाला पॉइंट लिखना, बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टेलीमार्क्स कोष्ठक में लिखना मिलान चिन्हों, टेलीमार्क्स मिलान चिन्हों का प्रयोग भी किया जाता है। फिर ये फोर एंड क्रॉस मेथड लगा देना। इसके नीचे लिखना लास्ट नेक्स्ट पॉइंट, बारंबारता बहुभुज वक्र के द्वारा, बारंबारता बहुभुज वक्र के द्वारा, बारंबारता बहुभुज वक्र के द्वारा, हाँ डाल दो, बहुभुज वक्र के द्वारा बहुलक को प्रदर्शित किया जा सकता है, बहुलक को प्रदर्शित किया जा सकता है। हाँ, बहुभुज वक्र को, एक सेकंड रुको, वक्र का कर्व होता है, इसका देखो बहुभुज में होता है पॉलीगन होता है, क्या होता है, एक मिनट रुको, मैं सोच के बताऊंगा आपका ना, अभी मुझे नहीं पता। एक में ना, एक आपको एक डाटा है ना, उस पर एक स्टार लगा देना, इसमें लिखा ना चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभाव, इस पर स्टार डाल देना। इसको मैं कर लेना वापस देखूंगा। देखो, समांतर माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। माध्यिका होती है ना, माध्यिका प्रभावित होती है, आपको बताऊं, लेकिन न्यूनतम प्रभावित होती है। माध्यिका में भी ये पॉइंट आता है न्यूनतम प्रभावित, तो इसमें भी न्यूनतम प्रभावित है, इसमें ए प्रभावित आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इसके दो बुक में, जैसे ए गाइड है, गाइड में तो लिखा हुआ है कि मतलब दोनों में न्यूनतम प्रभावित डालते। एक बार एनसीईआरटी है जो नई वाली आई, उसमें एक बार और देख लेंगे डाटा को, ठीक है ना, क्योंकि कई बार होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर एंड क्रॉस मेथड ये सही है, लेकिन 2012-13 वाली रीट में ऐसे सही माना गया, उसके बाद में वापस कोई फर्स्ट ग्रेड वगैरह के इनके एग्जाम, उसमें वापस ये सही माना, और अभी से ये माना जा रहा है सही है। फर्क, हाँ, तो इसमें तो ऐसे डाली हुई लाइन, इसमें ऐसे डाली हुई, नहीं नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड होता है, ऐसे नहीं होता है। उसमें पूछा ही ये गया था मिलान चिन्ह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है ना, ये वाला राइट है, ध्यान रखना। तो ऐसे होता है, तो 2-3 गाइड है, उसमें तो ऐसे डाला हुआ दोनों में चरम मूल्यों से न्यूनतम प्रभावित, न्यूनतम प्रभावित। जबकि एक्चुअल में देखा जाए ना, तो इसमें बहुलक में ए प्रभावित आना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ डाटा 1 2 3 3 3, उसके बाद मैंने बोला 11 17 18 81, अब आप 81 की जगह 90 रखो, 1000 रखो, चरम मान को कैसे ही करो ना यार, ये बहुलक प्रभावित थोड़ी होता है। जबकि समांतर माध्य डायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा। और माध्यिका में क्या होता है, जब मान निकाल के n/2 करते हैं, तो n क्या होता है, वो ऊपर वाला सारा लेते हैं, जितना उनका योग होता है, बाद में 2 करते हैं, तो ऊपर जैसे 8 है, उसकी जगह 50 कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन वो चेंज होता है, लेकिन वो क्या करती है, उसको न्यूनतम प्रभावित करती है। समझ में आई बात? तो ये ऐसा करके है। तो चलो कोई ना, आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है, आगे का अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रोक दो इस क्लास को, रोको मीनाक्षी रोको।